हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित फैक्ट, और उसमें हम देख रहे थे ये चौथा पार्ट होगा उत्तर प्रदेश का। इसके पहले 3 पार्ट आ चुका है। वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है, चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से उसका जो है वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। उन तीनों पार्ट में अगर हम बात करें तो उसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास हो चुका है। ठीक है। भौतिक विभाग, जिसमें उत्तर प्रदेश की जलवायु, मिट्टियाँ, नदियाँ, विद्युत परियोजना, वन वनस्पति, ठीक है, वन्य जीव विहार, खनिज संसाधन, उद्योग, पशुपालन, जनजातियाँ, परिवहन, कृषि, ये सभी चीज़ें उसमें जो है 3 पार्ट में हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश के उत्सव महोत्सव देखेंगे, मेले देखेंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो लोक नृत्य हो गया, उत्तर प्रदेश के साहित्यकार, इसमें पत्रकारिता आ गए। इसके बाद राज्यपाल उत्तर प्रदेश के, फिर ठीक है, फिर विधानसभा परिषद, फिर विधान परिषद, इसके बाद विधानसभा, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज, लोकसभा की अनुसूचित जो आरक्षित सीटें हैं वो देखेंगे, पंचायती राज देखेंगे। ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें देखने हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें इसमें हैं जानने को, जो हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। चौथा पार्ट है उत्तर प्रदेश का, और वनडे एग्जाम में जहाँ भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बीपीओ एग्जाम हो गया, ठीक है, जूनियर असिस्टेंट हो गया, एजीटीए हो गया, इन सभी में अगर यूपी स्पेशल पूछा जाता है इस समय, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है। तो उत्सव या महोत्सव संबंधित जिले की बात करेंगे, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। देखिए, सरधना महोत्सव पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। सरधना महोत्सव की अगर हम बात करें तो ये मेरठ जिले में मनाया जाता है। ठीक है। बौद्ध महोत्सव जो है ये कुशीनगर में मनाते हैं। कल्की महोत्सव संभल जिला है, वहाँ पे मनाया जाता है। कजली महोत्सव महोबा जिला में मनाते हैं, महोबा का पान बहुत फेमस है। झांसी महोत्सव झांसी जिले में मनाते हैं। सोन महोत्सव सोनभद्र जिले में, सोनभद्र में अधिकतर जातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। कोयला क्षेत्र भी सोनभद्र में ही है। इसके अलावा कबीर उत्सव संत कबीर नगर में मनाते हैं, और लखनऊ महोत्सव लखनऊ में मनाया जाता है। इसके बाद पशु मेले, कुछ प्रमुख पशु मेला है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ददरी मेला, ददरी मेला एक पशु मेला है जो कि बलिया जिला में लगता है। ठीक है। बलिया सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का, और यहाँ पे ददरी मेला लगता है। विंध्याचल देवी मेला ये मिर्जापुर जिले में लगता है। कालिंजर मेला, कालिंजर जो किला है बांदा में कालिंजर मेला वहीं पर आयोजित होता है। ठीक है, बांदा जिला। बैरिया घाट मेला ये हरदोई जिले में लगता है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी जिले में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, मेरठ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। शाकंभरी देवी मेला ये सहारनपुर। फागुन मेला ये रामपुर जिले में लगता है। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख मेले हो गए। और अन्य मेलों की बात करें तो गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में आयोजित होता है। गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देवी पाटन मेला ये बलरामपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर। रामायण मेला चित्रकूट। सैयद सलार उर्स बहराइच। सोरो मेला काशीगंज। हरिहर दास जयंती यानी वृंदावन यानी कि मथुरा जिले में लगते हैं। ठीक है। कुछ और अन्य मेले हैं, जैसे कि आगरा जिले की बात करेंगे तो यहाँ पे आगरा जिले में कुछ कई प्रकार के मेले लगते हैं। जैसे कि बटेश्वर मेला लगता है, और ये जो है पशुओं का मेला होता है। इसमें पशु मेला और ऊंट मेला दोनों लगता है। ठीक है। नवरात्रि आगरा जिले में मनाई जाती है। गढ़सौर मेला जो है आगरा जिले में ही होता है, और कैलाश मेला आगरा जिले में होता है। तो 4 प्रकार के मेले आगरा जिले में होते हैं। ठीक है। प्रयागराज की बात करेंगे तो यहाँ पे शिल्प मेला, महाकुंभ मेला जो 12वें वर्ष में होता है, अर्ध कुंभ मेला जो हर 6 वर्ष पर होता है, और एक माघ मेला प्रतिवर्ष माघ माह में जो है मनाया जाता है। वाराणसी में नकटैया मेला, रथ यात्रा और ध्रुपद मेला, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है। अयोध्या में रामायण मेला और परिक्रमा मेला लगता है। इसके अलावा फर्रुखाबाद में चार प्रकार के मेले, श्रावणी मेला, श्रृंगी रामपुर मेला, मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला। रामनगरिया मेला इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर होता है, ये फर्रुखाबाद में। ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आयोजित टोटल मेले की अगर हम बात करें, प्रतिवर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित होते हैं। इसमें मथुरा में सबसे ज़्यादा 86 मेला लगता है, कानपुर में 79 मेला, हमीरपुर में 79, झांसी में 78, आगरा में 72 और फतेहपुर में 70 मेले लगते हैं। ठीक है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य की बात करें और उससे संबंधित क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और उससे संबंधित क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किस क्षेत्र में होता है, तो कर्मा नृत्य जो है ये मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में जो है होता है। ठीक है। कार्तिक गीत जो होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। शहरा नृत्य की बात करेंगे तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। धोबिया राग नृत्य जो है ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। दीपावली नृत्य जो है बुंदेलखंड में होता है।
ठीक है। चौरसिया नृत्य जौनपुर में होता है, इंपॉर्टेंट है। नटवरी नृत्य पूछ लिया जाता है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। राई नृत्य जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्रों में करते हैं लोग। पाई डंडा नृत्य जो है ये भी बुंदेलखंड। और चरकुला नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका ब्रजभूमि में होता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें है संबंधित लोकगीत क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आल्हा जो लोकगीत है बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाने वाला है। बिरहा पूर्वांचल क्षेत्र में गाया जाता है। रसिया ब्रजभूमि क्षेत्र में और कजरी मिर्जापुर क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख नाट्य संस्थाएं और संबंधित जो है जिले, अब देखिए माध्यम नाट्य संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, तो ये गाजीपुर जिले में स्थित है। अभिनय ज्योति कहाँ पर स्थित है, तो वाराणसी जिले में स्थित है। स्वास्तिक कहाँ स्थित है, तो मथुरा में है। रूपांतर की अगर हम बात करेंगे तो गोरखपुर। नेहरू बाल भवन ये कहाँ स्थित है, तो प्रयागराज। श्री नाट्यम ये वाराणसी में है। साधना नाट्य कला केंद्र ये गाजियाबाद है। यायावर ये लखनऊ में स्थित है। और भारतीय जन नाट्य संघ आगरा में स्थित है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के भाषा विभाग संबंधित संस्थान, तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी ये भी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये भी लखनऊ में है, ठीक है। स्वर्गीय फखरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ में है। हिंदुस्तान एकेडमी जो है प्रयागराज में, ठीक है। चलिए ये हो गया इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित उनके जो लिखे हुए चीज़ें, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लिया जाता है रचनाकार से संबंधित, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो वृंदावन लाल वर्मा जो थे, इनकी दो बुक इंपॉर्टेंट है। एक है मृगनयनी, एक है झांसी की रानी। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। वृंदावन लाल वर्मा की है और जो है झांसी की रानी, ठीक है। इसके बाद कबीरदास, साखी, सबद, रामायणी, इन तीनों इंपॉर्टेंट हैं इनके परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि पूछे जाते हैं। हरिवंश राय बच्चन ये मधुशाला, मधुबाला और निशा निमंत्रण, ये तीन इंपॉर्टेंट हैं इनके परिप्रेक्ष्य में। फिर आते हैं जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार ने साहित्य चयन लिखा हुआ है, परख लिखा है, सुनीता, फांसी, एक रात, ध्रुव यात्रा, एक दिन वातायन आदि जो है इनकी कृतियां हैं। सूरदास की सूरसागर साहित्य लहरी याद रखिएगा। राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो मासिक पत्रिका संपादन इन्होंने सरस्वती का किया था। रैदास बाबी नामक फुटकल छंदों की रचना इन्होंने किया है। गोपाल दास सक्सेना जिसको जिन्हें नीरज कहा जाता है, इनका कारवां गुजर गया, ये चीज़ें याद रखिएगा। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध, इनके जो कृतियां हैं वो हैं चोखे चौपदे, पद्म प्रसून, प्रिय प्रवास, याद रखिएगा। वैदेही वनवास, ये भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। मुंशी इंसा अल्लाह खां, ये इन्होंने रानी केत की कहानी लिखी हुई है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया, तो ये याद रखिएगा। महादेवी वर्मा का रश्मि, नीरजा, निहार, सांदगीत, यामा, स्मृति की रेखाएं, सभी याद रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दिया गया। इनके कृतियों में साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती और द्वापर। भारत भारती बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा इन्होंने लिखा हुआ है। प्रेम तरंग, चंद्रावली, कश्मीर कुसुम, कवि वचन सुधा जो कि इनकी एक पत्रिका है, ठीक है, पत्रिका है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, इनको एक है शेखर एक जीवनी, ये भी याद रखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत याद रखिएगा। अखरावट याद रखिएगा। आखिरी कलाम, तीन पुस्तकें मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखित है। प्रताप नारायण मिश्र का हठी हमीर याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी बाण भट्ट की आत्मकथा, इनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा हुआ है बीड़ा, ठीक है, तो बीड़ा हो गया। ग्रंथ युगांतर, उत्तरा पल्लव और ग्राम्य, ये सभी इन्होंने लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी, कंकाल, इरावती, तितली और ध्रुवशामनी लिखा हुआ है। संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा लिखित पुस्तक जो है अंतर्राष्ट्रीय विधान हो गया, ठीक है। चीन की राज्य क्रांति हो गई। भारत का देसी राज्य हो गया। सम्राट हर्षवर्धन, महात्मा गांधी और समाजवाद आदि जो है इनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं। मुंशी प्रेमचंद याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि का इनका प्रमुख उपन्यास है। और बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, शतरंज के खिलाड़ी, कफन, नमक का दरोगा आदि इनकी जो है प्रसिद्ध कहानियां हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ रचनाकार। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता। तो उदंत मार्तंड जो कि एक पत्र था और इसका जो है संपादक कौन थे, पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, कलकत्ता से हुआ था, ठीक है। आनंद कादम्बिनी, इसके संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे। इसका प्रकाशन मिर्जापुर से हुआ था। भारत पत्रिका, इसका प्रकाशन लखनऊ से हुआ था। हिंदी व उर्दू दोनों में होता था। सूरज प्रकाश का संपादक थे गणेशीलाल, प्रकाशन आगरा से किया गया था। तत्वबोधिनी के संपादक थे गुलाब शंकर।
गुलाब शंकर थे, प्रकाशन इसका बरेली से हुआ था। प्रजाहित पत्रिका का प्रकाशन इटावा से। सर्वकारक एवं ज्ञान प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन जो है आगरा से किया गया। सर्वहितकारक इसके संपादक थे शिवनारायण, आगरा से इसका प्रकाशन किया गया। ठीक है, आज जो एक संपादक इसके थे शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, आज एक पत्रिका है। यह जो है पत्र राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से लेकर 1947 तक का समय का दस्तावेज है। बनारस अखबार उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में पहला हिंदी पत्र था बनारस अखबार, जिसका प्रकाशन वाराणसी से किया गया था। ठीक है, ब्रह्म ज्ञान प्रकाश कि जिसके प्रकाशक थे केशव चंद्र सेन, और इसका प्रकाशन इन्होंने बरेली से किया हुआ था। अब उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रिकारिता की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हिंदी भाषी क्षेत्रों का, प्रांतों का नागरी लिपि में उर्दू मिश्रित जो है पहला हिंदी पत्र जो प्रकाशित हुआ था वो था बनारस अखबार, और ये प्रकाशित किया गया था 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने जो है निकाला था। इसके बाद कॉमरेड और हमदर्द ये अखबार आया था, जो कि इसका प्रकाशन मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा किया गया था। फिर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार जो था वो सदरुल अखबार था, जिसका प्रकाशन 1848 से आगरा में किया गया था। इसके संपादक थे प्रोफेसर सिम्फेक, आगरा कॉलेज के थे प्रोफेसर, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, भारत में प्रकाशित उर्दू का पहला जो अखबार था वो था जाम जहानुमा, और इसका प्रकाशन 1822 में कलकत्ता से किया गया था। संपादक से सदासुख लाल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के निवासी थे। लखनऊ से प्रकाशित उर्दू का पहला अखबार जो था वो था लखनऊ अखबार, इसका प्रकाशन लालजी के द्वारा किया गया था। असदुल अखबार जो साप्ताहिक प्रकाशन होता था, मतलब सप्ताह में एक बार निकलता था, इसका प्रकाशन आगरा से किया गया था मुंशी कमरुद्दीन के द्वारा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कौमी ऐलान, कौमी खबरें, इकदाम, जदीद अमल, सहाफत, अनवार कौम जो कि लखनऊ से होता है, आवाज़ मुल्क वाराणसी से, और सियासत जदीद कानपुर से प्रकाशित होता है, जो कि उर्दू के दैनिक अखबार जो है प्रकाशित हो रहे हैं। ठीक है, फिर अब उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचा की बात करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से संबंधित चीज़ें। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश के भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में जो है एक विधान मंडल की व्यवस्था किया गया है, जिसका निर्माण राज्यपाल व 2 सदनों जिसमें विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर होता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होता है अनुच्छेद 154 के अनुसार, और इसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। राज्यपाल 1900 लेकर अब तक जितने भी संयुक्त प्रांत में बने उनको देखते हैं। तो देखिए, संयुक्त प्रांत में जो बने थे, पहले थे वो सर हरकोट स्पेंसर बटलर, जो कि जनवरी 1921 से लेकर दिसंबर 1922 तक के रहे थे। फिर इसके बाद बने सर विलियम एस मैरिस, जो दिसंबर 1922 से लेकर 1928 तक 2 कार्यकालों में रहे। फिर आए अलेक्जेंडर फिलिप्स मुरीमैन, जो कि 1928 से, ये आज़ादी के पहले की बात है, और 1928 तक रहे थे। ठीक है, तो इनका हमें इसमें याद आपको करना है सिर्फ पहला वाला, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पहला वाला याद रखिएगा कि पहले कौन बनाए गए। आज़ादी के बाद कौन बने? आज़ादी के बाद बने श्रीमती सरोजनी नायडू, पहले जो है राज्यपाल बनी, जो कि 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रही थी। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। एक कार्यवाहक है, कार्यवाहक याद रखिएगा, श्री बीबी मलिक राज्यपाल रहते, जो कि 3 मार्च 1949 से लेकर 1 मई 1949 तक ये कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर अब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल में पहले अगर देखा जाए तो विधान रूप से तो HP मोदी बने थे पहले, और ये 26 जनवरी 1950 को 1 जून 1952 तक रहे थे, तो पहले याद रखिएगा। ठीक है, कार्यवाहक में आप श्री मोहम्मद शफी कुरैशी को याद रखिएगा, 1996 के आसपास बने थे, और मोहम्मद शफी कुरैशी फिर कार्यवाहक 1998 में ही बनाए गए थे। तो आपको पहला वाला याद रखना है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल में शशिकांत वर्मा भी 1972 में कार्यवाहक राज्यपाल बने थे। ठीक है, चलिए अब इसमें अगर हम देख लेते हैं तो अभी वर्तमान में कौन है, तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं 2019 से लेकर वर्तमान तक। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिसको देख लेते हैं। जैसे सुश्री मायावती एकमात्र राजनीतिक हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 4 बार जो है संभाला है, 4 बार संभाला हुआ है, 4 अलग अलग कार्यकाल में जो है इन्होंने संभाला हुआ है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, देश में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाई गई थी, वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो कि ये 2 अक्टूबर 1963 से लेकर 13 मार्च 1967 तक जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी देखा जाए भारत के किसी भी राज्य की, तो
श्रीमती सरोजिनी नायडू ही थी। 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 मार्च 1949 तक रही थी। चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। तो ये 2 मुख्यमंत्री के नाम याद रखिएगा कि ये भारत के बाद में प्रधानमंत्री भी बनाए गए थे। ठीक है। फिर मोहम्मद शफी कुरैशी जो थे 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। इनका नाम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये हैं चंद्रभान गुप्त, दूसरे हैं नारायण दत्त तिवारी, तीसरे हैं मुलायम सिंह यादव। इनमें से चंद्रभान गुप्त, नारायण दत्त तिवारी 4 कार्यकालों जिनमें से 2 लगातार थे प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और इन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया था। ठीक है। तो ये हो गए राज्यपाल। अभी हम देखेंगे विधान परिषद के बारे में, उत्तर प्रदेश से संबंधित चीजें। तो कुल सदस्यों की संख्या विधान परिषद के उत्तर प्रदेश में टोटल 100 है। ये एक स्थायी सदन होता है और इसमें सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है। ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष पर जो है 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसका गठन ये समापन संसद के द्वारा अनुच्छेद 169 के अनुसार करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम सभापति थे, उनका नाम था श्री चंद्रभाल। वर्तमान सभापति जो हैं वो हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह। वर्तमान नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य हैं। नेता विरोधी दल वर्तमान में रिक्त है। ठीक है। इसके अलावा विधेयक की अगर हम बात करेंगे तो धन विधेयक से भिन्न होता है। प्रथम बार 3 माह तक रोक लगाया जा सकता है और दूसरी बार जो है 1 माह तक रोक लगाया जा सकता है। संयुक्त प्रांत के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर सीताराम, तो ये भी नाम याद रखिएगा। इसके बाद विधानसभा की अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तो टोटल संख्या है विधानसभा की 403 और सदस्यों का निर्वाचन जो होता है मतदाताओं के प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। मतदाताओं के प्रत्यक्ष रूप से जो है होता है। मंत्रिपरिषद जो होते हैं सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक जो विधानसभा सीट है वो कहाँ पर है, तो प्रयागराज जनपद में है। 12 विधानसभा सीट है। ठीक है। और सबसे कम विधानसभा सीट केवल 2 है जो कि चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा और श्रावस्ती। यहाँ पे 2-2 विधानसभा सीटें। इसके बाद विधानसभा की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो वर्तमान अध्यक्ष सतीश महाना जी हैं। सर्वाधिक बार अध्यक्ष मतलब 3 बार जो बनाए गए उनके 2 नाम हैं, श्री आत्माराम गोविंद खेर और श्री केसरी नाथ त्रिपाठी। ये 3-3 बार जो है अध्यक्ष बन चुके हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन थे विधानसभा के, तो प्रथम अध्यक्ष थे उनका नाम था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ये नाम याद रखिएगा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन नाम था, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है। कार्य संचालन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं, जिसमें अगर अध्यक्ष की जब अनुपस्थिति होती है तब जो है उपाध्यक्ष करते हैं। ठीक है। विधान परिषद के सभापति एवं कार्यकाल तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको रहने देते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा अनुसूचित आरक्षित जो सीटें हो कितनी है, टोटल 17 हैं। अब इसमें अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राज्यसभा तो सदस्य संख्या टोटल 31 है और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। और लोकसभा उत्तर प्रदेश की बात करें तो सदस्य संख्या टोटल 80 है और इनके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लोकसभा उत्तर प्रदेश। अब जो 17 सीटें जो अनुसूचित जाति या आरक्षित सीटें कौन कौन सी हैं उनके नाम याद रखिएगा। देखिए, बहराइच हो गया, बांसगांव है, लालगंज, नगीना, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, शाहजहांपुर, हरदोई। ठीक है। मिश्रिक, राबर्ट्सगंज, मछली शहर, बाराबंकी, कौशाम्बी, जालौन, इटावा और मोहनलालगंज। ये टोटल 17 सीटें हैं जो उत्तर प्रदेश लोकसभा अनुसूचित आरक्षित सीटें हैं, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे इसमें पंचायती राज से संबंधित चीजें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। ठीक है। पंचायती राज, चलिए, तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों की स्थापना के लिए जो है आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया। तो पंचायती राज से संबंधित राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के तहत जो है प्रावधान है। स्वतंत्र भारत के सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित करके 1949 में ग्राम सभाओं की स्थापना किया गया था। ठीक है। सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में पंचायत की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1949 को हुआ था और इसमें जो पंचायत के सदस्य अथवा प्रधान अथवा अन्य पदाधिकारी जो होते हैं उनकी न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। पंचायतों में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष, यानी कि जब आप 18 वर्ष हो जाएंगे तो आप जो है मतदान कर सकते हैं। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 का क्रियान्वयन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ और इसकी सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की तरह। इन्होंने त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज का सिफारिश किया
और इसका सिद्धांत क्या था, विकेंद्रीकरण के अनुरूप था। ठीक है, तो ये चीजें हुई 1961 के अधिनियम के तहत। संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, तो 73वें संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया पंचायती राज संस्थाओं को, और ये भाग 9 में अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक जो है इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, पंचायतों का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, और ये कब से करवा रहा है, तो 1995 से प्रॉपर जो है राज्य निर्वाचन आयोग इस पंचायतों का चुनाव करवाता है। फिर त्रिस्तरीय जो व्यवस्था रखी गई उत्तर प्रदेश में उसको हम देखते हैं, तो उसमें 3 प्रकार की कौन कौन सी है, तो ये पहला है जिला पंचायत, दूसरा है क्षेत्र पंचायत और तीसरा है ग्राम पंचायत। ये त्रिस्तरीय व्यवस्था इस तरीके से रखा गया। जिला पंचायत जो होता है प्रत्येक जिले में गठित होता है, और ये सदस्यों के द्वारा चुनाव प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। इसमें जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है वो चुने हुए सदस्यों के द्वारा करते हैं। ठीक है, क्षेत्र पंचायत की बात करें तो सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है, और प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख होता है, लेकिन प्रमुख और उप प्रमुख का जो चुनाव होता है चुने हुए सदस्यों के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद अब आ जाते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत में क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है वो प्रधान होता है, ग्राम प्रधान होता है। ग्राम पंचायतों का गठन जो होता है यथासंभव 1000 की आबादी पर जो है किया जाता है। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव जो होता है प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है, और जो उप प्रधान होता है उप प्रधान का चुनाव जो होता है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के द्वारा करते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का निर्धारण जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। अगर 1000 तक जनसंख्या पर है तो 9 सदस्य चुने जाते हैं, 1000 से किंतु 2000 से कम जनसंख्या पर 11 सदस्य होते हैं, और 2000 से और 3000 के मध्य जो होते हैं वो 13 सदस्य चुने जाते हैं, और 3000 से अगर अधिक जनसंख्या है तो 15 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, अब ग्राम प्रधान को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको भी जान लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, ग्राम प्रधान को हटाने है तो जो है ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है, जिसकी 15 दिन पहले जो है सूचना देना अनिवार्य होता है। अब इस बैठक में क्या होता है, ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा जो है प्रधान को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो 2/3 आपको याद रखना क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गणपूर्ति का होना आवश्यक है, और जो उस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होंगे, मतलब वहां पर जो उपस्थित होंगे सदस्य 1/3 सदस्य होना अनिवार्य है। यदि बैठक में गणपूर्ति या अपेक्षित बहुमत न होने के कारण प्रधान को हटाने का प्रस्ताव पारित न हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव 1 वर्ष के अंदर नहीं लाया जा सकता। मतलब अगर किसी कारणवश अगर वो हटाया नहीं जा सका, पारित नहीं हो सका प्रस्ताव, तो फिर इसको दोबारा हटाने के लिए 1 साल के भीतर जो है प्रस्ताव पारित नहीं कर सकते। चलिए, प्रथम अब वित्त आयोग की बात करेंगे, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग क्या होता है, तो इसमें देखिए जो प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था 1994 में हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो गठन पूछ लिया जाता है 1994 में, याद रखिएगा। और राज्य वित्त आयोग का गठन जो होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 के आई में जो है रखा गया है। ठीक है, प्रथम उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे भाल चंद्र शुक्ला। तो ये 3 चीज राज्य वित्त आयोग से याद रखिएगा। अभी जो 5वां राज्य वित्त आयोग उत्तर प्रदेश का है वो गठन इसका 2015 में किया गया है। अध्यक्ष है आनंद मिश्रा, और इसकी सिफारिश जो है अप्रैल 2020 से लागू कर दी गई है। ठीक है, अब नगर निकाय की बात करेंगे। नगर निकाय, तो देखिए उत्तर प्रदेश नगर निकाय अधिनियम आया और यह अधिनियमित हुआ 1959 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत वर्ष 1916 में प्रारंभ किया गया था, और इसमें नगरों के प्रकार की घोषणा जो किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के प्रकार कौन कौन है, तो 3 प्रकार हैं, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, नगर निगम में तो एक मेयर, महापौर, एक उप मेयर, उप महापौर व 3 सभासद होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सभासदों के 3 प्रकार के जो सभासद होते हैं उसमें निर्वाचित, मनोनीत तथा पदेन 3 प्रकार के होते हैं। पदेन सदस्यों के अंतर्गत जो है नगर क्षेत्र वाले लोकसभा एवं राज्यसभा तथा विधानसभा विधान परिषद के सदस्य आते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसमें तो मेयर का जो निर्वाचन होता है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। मेयर 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं तथा पद धारण की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। या 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो पारित नहीं होता है,
अगर अगर लाया जाता है और अगर वो पारित नहीं होता तो फिर उसी तिथि से पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। ठीक है। प्रादेशिक क्षेत्र जो होता है अधिसूचित किया जाता है और राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। चलिए, न्याय व्यवस्था की बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 214 से लेकर अनुच्छेद 237 तक जो है, इसमें न्याय प्रशासन के बारे में बातें कही गई हैं। ठीक है। न्याय प्रशासन के उत्तरदायित्व का प्रावधान किसमें, अनुच्छेद 214 से लेकर अनुच्छेद 237 तक बातें कही गई हैं। ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुआ था मूलतः 1866 में सदर दीवानी अदालत के स्थान पर उत्तर पश्चिमी प्रांतों हेतु जो है उच्च न्यायालय के रूप में आगरा में जो है किया गया था। सर्वप्रथम आगरा में हुआ था। इसे वर्ष 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया और वर्ष 1919 में इसका नाम परिवर्तित करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय रख दिया गया था। तो ये कुछ इतिहास हो गया। अब देखते हैं इलाहाबाद जो उच्च न्यायालय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो उच्च न्यायालय जो होता है किस प्रकार का अब न्यायालय है, तो ये एक अभिलेख न्यायालय है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ है, वो कहाँ पर है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में स्थित है। न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या टोटल कितनी है, तो 160 है, जो कि देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक है। तो 160 है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे उच्च न्यायालय की देख रेख में प्रदेश के जनपदों में स्थापित न्यायालय कौन कौन से, तो देखिए इसमें सिविल जज होता है जो जूनियर डिवीजन होता है। ठीक है। लघु बात न्यायालय होता है, अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायालय होता है, जिला और सत्र न्यायालय होता है, सिविल जज सीनियर डिवीजन होता है। तो इतने सारे उच्च न्यायालय की देख रेख में जो है प्रदेश के जनपदों में स्थापित न्यायालय होते हैं। पारिवारिक न्यायालय क्या है, तो पारिवारिक न्यायालय जो है कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन जनपद आजमगढ़, मेरठ, अयोध्या, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, गोरखपुर, वाराणसी और झांसी में एक एक न्यायालय जो है स्थापित किया गया है और प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर नगर में दो दो पारिवारिक न्यायालय जो है स्थापित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पारिवारिक न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध जो है अपील केवल उच्च न्यायालय में कम से कम 2 न्यायालयों की पीठ इन अपीलों को सुनने में सक्षम है, तो वहाँ पर जो है अपील किया जा सकता है। प्रदेश के जो प्रत्येक जनपद में पारिवारिक न्यायालय का जो है गठन किया गया है। तो ये हो गया न्यायालय के बारे में। अब लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। तो प्रथम लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के कौन थे, तो उनका नाम था न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल। ठीक है। 14 सितंबर 1977 से लेकर 13 सितंबर 1982 तक जो है ये रहे थे। ठीक है। 3 उप लोकायुक्त होते हैं जो अभी वर्तमान में अगर देखें, शंभू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह और सुरेंद्र यादव हैं। और इसमें वर्तमान में कौन है मुख्य लोकायुक्त, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति संजय मिश्रा। ठीक है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पहले इनका कार्यकाल 8 वर्ष होता था, लेकिन अभी वर्तमान में 5 वर्ष कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त एवं उनका कार्यकाल देख लीजिए, कुछ इस तरीके से चार्ट में दिया गया है। ठीक है। पहले थे न्यायमूर्ति विशंभर दयाल 1977 से लेकर 1982 तक, फिर न्यायमूर्ति मिर्जा मोहम्मद मुर्तजा हुसैन हुए 1983 से 1989 तक, फिर न्यायमूर्ति कैलाश नाथ गोयल हुए 1989 से 95 तक, फिर न्यायमूर्ति राजेश्वर सिंह हुए 1995 से 2000 तक, फिर न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा हुए 2000 से लेकर 2006 तक, और न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा हुए 2006 से लेकर 2016 तक। इसके बाद अभी वर्तमान में न्यायमूर्ति संजय मिश्रा हैं 2016 से लेकर अब तक। तो इतने टोटल जो है लोकायुक्त अभी तक नियुक्त हुए हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब राज्य महिला आयोग की बात करेंगे, तो इसका गठन जो हुआ था वर्ष 2002 में हुआ था। आयोग के क्रियाकलापों को कानूनी आधार व इसका जो दिया गया वो 2004 में दिया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये महिलाओं के उत्पीड़न संबंधी शिकायतों का निस्तारण करता है, विकास की प्रक्रिया में सरकार को सलाह देता है तथा उनकी सशक्तिकरण हेतु जो है आवश्यक कदम उठाता है। पुनर्गठन उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 यथा संशोधित हुआ 2013 में। इसके अंतर्गत 26 अप्रैल 2013 को जो है लागू किया गया। इसके बाद अब कारागार प्रशासन सुधार के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेते हैं। तो वर्तमान में प्रदेश में बंदियों के निरुद्धीकरण व सुधार हेतु विभिन्न श्रेणी की संचालित कारागारों की टोटल संख्या 75 है, जो कि ये 31 दिसंबर 2022 की डाटा के अनुसार है। ठीक है। इसके पहले प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के कारागारों के कर्मियों के प्रशिक्षण है जो संस्थान बनाया कहाँ पर है, तो संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान, जो कि लखनऊ में है। तो यहाँ पे जो है चीज़ें रखी गई हैं। कारागारों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं प्रदर्शन हेतु जो है जेल डिपो स्थापित किया गया है। ये अमीनाबाद लखनऊ में स्थापित किया गया है। और टोटल उत्तर प्रदेश में संचालित केंद्रीय कारागार कितने हैं, तो टोटल 7 हैं। इन 7 के नाम आप इस तरीके से देख सकते हैं। केंद्रीय कारागार आगरा है, इसकी स्थापना 1854 में किया गया। 1983 से इसमें नया कैंपस बनाया गया। केंद्रीय कारागार बरेली है, इसकी स्थापना 1837 में हुई।
केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में है, इसकी स्थापना 1868। केंद्रीय कारागार नैनी जो कि प्रयागराज में पड़ता है, इसकी स्थापना 1869। केंद्रीय कारागार वाराणसी 1877 में स्थापना। केंद्रीय कारागार जो दूसरा बरेली में ही है, ये जनवरी 2017 में खुली नई जिला जेल को जो है केंद्रीय कारागार का दूसरा महिला का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय कारागार सैफई यानी इटावा या नवंबर 2021 से चालू है। दिसंबर 2022 तक प्रदेश में जो है 7 केंद्रीय कारागारों के अतिरिक्त 62 जिला कारागार, 2 उप कारागार जो कि देवबंद और महोबा में है तथा 4 विशेष कारागार आदर्श कारागार लखनऊ, नारी बंदी निकेतन लखनऊ, महिला केंद्रीय कारागार बरेली, किशोर सदन बरेली है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश कुछ प्रमुख स्थल हैं, जैसे कि आगरा स्थित लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया। प्रयाग का नाम इलाहाबाद अकबर ने रखा। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पर स्थित? फतेहपुर सीकरी में है। राधा स्वामी संप्रदाय के अनुयायियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में दयाल बाग में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जो कि आगरा में पड़ता है। वृंदावन स्थित गोविंद देव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जयपुर के महाराजा मान सिंह ने करवाया था। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है वो कौन सा है? तो वह है राज्य संग्रहालय लखनऊ में। इसकी स्थापना 1863 में किया गया था। ठीक है, प्रमुख संग्रहालय और इसकी स्थापना वर्ष की बात करेंगे तो राज्य संग्रहालय लखनऊ 1863 में किया गया। राजकीय संग्रहालय मथुरा 1874 में किया गया। राजकीय संग्रहालय झांसी 1978 में इसकी स्थापना हुई। लोक कला संग्रहालय लखनऊ 1989 में इसकी स्थापना हुई। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय 1997 में स्थापना किया गया, मेरठ में पड़ता है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है, 2003 में स्थापना हुआ। भारत कला भवन जिसको BHU में ये रखा मतलब बना हुआ है, ये वाराणसी में स्थित है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1920 में इसकी स्थापना किया गया। ठीक है, अब इसमें लास्ट पॉइंट है प्रमुख संग्रहालय का स्थापना वर्ष कुछ है जिसको हम जान लेते हैं, इसके बाद इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी जो कि अयोध्या में बना हुआ है और यह 1988 में इसका निर्माण कराया गया। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में यह 1987 में निर्माण हुआ। जनपदीय संग्रहालय सुल्तानपुर 1989 में इसका निर्माण हुआ। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में है, ये 1994 में इसका निर्माण हुआ। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय 1996 में कन्नौज में स्थापित हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर में 1998 में इसका जो है स्थापना हुई। फिर 2004 में इसका पुनः स्थापना किया गया। ठीक है, कालका बिंदादीन महाराज की ड्योढ़ी व कथक संग्रहालय लखनऊ में 2016 में स्थापना। लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में 2018 में स्थापना। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपराहवा जो कि ये पड़ता है सिद्धार्थ नगर में। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्थापना किया गया 2009 में। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद ये भी निर्माणाधीन है। बाल संग्रहालय कन्नौज ये भी निर्माणाधीन है और नौसेना सौर संग्रहालय लखनऊ ये भी निर्माणाधीन है। मतलब ये 3 जो है भी बन रहे हैं। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्क्रिप्शन अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें फैक्ट लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहेगा। चलिए वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।